इन क्लासेस को रोजाना लाइव अटेंड करने के लिए अभी डाउनलोड करें परीक्षा ऐप और एमपीपीएससी लाइव वीडियो कोर्स में एडमिशन लें, क्योंकि अब मिलेगा ऑफलाइन क्लासेस का संपूर्ण अनुभव ऑनलाइन घर बैठे। देखिए, लोथल की बात करने वाले हैं। लोथल जो था ये गुजरात के समीप जो था एक बंदरगाह जैसे था। ठीक है, यहाँ कहीं लोथल मिलता है हमें गुजरात के समीप, जो एक बंदरगाह था। इससे अनुमान लगाया गया कि हम पश्चिम एशिया के साथ व्यापार के संपर्क में थे। मतलब हमारा जो बिजनेस था, इंटरनेशनल बिजनेस, जो विदेशी विनिमय हम कर रहे थे। मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता के अंतर्गत इसको बताया कि जो व्यापार होता था वो बंदरगाह के माध्यम से होता था। ठीक है, उसमें एक लोथल एक प्रमुख बंदरगाह था। उससे जुड़ी कुछ प्रमुख बातों की अगर बात करें तो वह बात थी कि ये भोगवा नदी के तट पर था। अहमदाबाद जिला गुजरात का उसके पास में पड़ता है। 1954 में रंगनाथ राव ने इसकी खोज करी। ठीक है, 1954 रंगनाथ राव। लोथल भी आपसे 3 मार्कर में एमपीपीएससी पूछ चुका है। 3 मार्कर में एमपीपीएससी पूछ चुका है। रंगनाथ राव 1954, अहमदाबाद जिला, नदी रहेगी भोगवा। अब इस क्षेत्र की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो इस क्षेत्र की जो विशेषता हमें देखने को मिलती है उसमें सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी कि यहां से युगल समाधान मिलते हैं। ठीक है, युगल से मतलब इंग्लिश में बोलो तो कपल और हिंदी में बोलो तो युगल, स्त्री और पुरुष के। ठीक है, स्त्री और पुरुष के समाधान यहां से मिलते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात थी कि भाई ये एक बंदरगाह था। ठीक है, बंदरगाह था। समझ में आ रहा है? मेगा को भी डाउट नहीं आ रहा है? ठीक है। अब 3-4 प्रमुख बातों की मैं बात करने वाला हूं यहां पर कि इसके ये जो था नगर, इसके उत्तरी क्षेत्र में एक बाजार जैसा लगता था, या हाट कहें, बाजार कहें, वो लगता था। दूसरी एक बात यहां से होती है कि 20 के आसपास जो समाधियां मिली, जिनमें हमने युगल समाधान की भी बात करी, ये समाधियां लोथल नगर के थोड़ा सा बाहर या सिटी के थोड़ा सा बाहर ये चीज मिलती है, जिसमें कि 20 समाधियां युगल समाधान, बंदरगाह और उत्तरी क्षेत्र में एक बाजार का होना पाया जाता है। देखिए, इन बिंदुओं पर ध्यान देना। 3 मार्कर के हिसाब से भी ठीक है, और उसके आगे भी हमारे पास बहुत सारे फैक्ट होते हैं लिखने के लिए कि हमारे पास चीजें आती कि भाई भोगवा नदी, अहमदाबाद जिला, रंगनाथ राव, युगल समाधान, बंदरगाह, उत्तर में नगर और 20 समाधियां। हालांकि कुछ अन्य और प्रमुख बातें हैं, उन पर आ रहा हूं, लेकिन एक चीज ध्यान रखें कि कोई भी टॉपिक यहां पर है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया है ना, कोई भी टॉपिक जब हम पढ़ रहे हैं तो उसमें अन्यथा चीजों को आप ना पढ़ें। मेरा ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस है। पढ़ने के लिए आप इस पे भी पीएचडी कर सकते हैं, लोथल पर, मोहनजोदड़ो पे भी कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी जानकारी हमारे लिए आवश्यक है और कितनी जानकारी हमारे लिए काम की है, उसको ध्यान देकर ही मेनली पढ़ना है। उसके अतिरिक्त बहुत सारी चीजें भी मैं आपको बता रहा हूं, तो वो भी आप जरूर नोट करें, ध्यान में रखें, दिमाग में बिठाएं। लेकिन ये जानकारियां जो प्रमुख हैं, कुछ 4, 5, 7 जानकारियां, क्योंकि जितने भी स्थल पूछे गए हैं वो मुख्यतः 3 नंबर में ही पूछे गए, और 3 नंबर के लिए हमें जितनी जानकारी चाहिए होती है पर्याप्त से बहुत अधिक है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। ये कुछ 8, 7, 8 बिंदु हैं जो लोथल से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके पहले भी मैंने आपको कुछ बिंदु बताए जिन्हें मैंने रफ कर दिया है कि भाई बंदरगाह था, इसकी खोज थी, इसकी नदी थी, यहां से युगल समाधान मिले। उसके अलावा भी यहां से जो प्रमुख बातें उभर के आती हैं, नोट्स में आपको जरूर दी होगी, उसमें मिल जाएंगी आपके बुकलेट में। लेकिन ध्यान दें कि इसके उत्तर में एक बाजार क्षेत्र था। मैंने अभी आपको बताया कि इसके नॉर्थ साइड में ये जो लोथल था, फॉर एग्जाम्पल ये लोथल है, और इसके इस सिरे पर एक बाजार क्षेत्र था और इस सिरे पर औद्योगिक क्षेत्र था। जैसा हमारे इंदौर है या दूसरे शहर है, हम देखते हैं कि औद्योगिक या इंडस्ट्रियल एरिया जो होता है वो लगभग शहर के दूसरे सिरे पर होता है, और मार्केट और सिटी जो होती है वो एक दूसरे सिरे पर होती है। तो ये व्यवस्था वहां पर भी देखने को मिलती है। अनुमान लगाया जाता है कि इससे एक व्यवस्थित नगर की कल्पना हम वहां पर कर सकते हैं। एक पॉइंट ये प्री में अक्सर पूछा जाता है कि किस स्थान से
प्राप्त मृदभांड पर कौवे एवं लोमड़ी का चित्र मिलता है। तो कौवे और लोमड़ी का चित्र जो है हमें लोथल से प्राप्त होता है। जो एक मृदभांड मिला है मिट्टी का, उस पर हमें कौवे और लोमड़ी का चित्र प्राप्त होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो यहां पर ये भी प्रकाशमान आई है या प्रकाश में आई है, नजर में आई है, बात कह लें तांबे और सोने की उद्योगशालाएं। अन्य जो दूसरी कहूंगा धातुएं थी, अच्छा दूसरी धातुओं से ध्यान आया कि दूसरी धातुओं में लोहे को दिमाग में मत रखना, लोहे को डिलीट मार देना, क्योंकि लोहे से ये लोग परिचित नहीं थे। तांबे और सोने की उद्योगशालाएं मिली हैं। तांबे की बात नवपाषाण से हो रही है। ये सभ्यता कांस्य युगीन है, मैं पहले भी बता चुका हूं इसकी विशेषता में। नेक्स्ट बात होती है कि नाव की आकार की यहां पर दो मुहरें मिलती हैं, ठीक है, दो मुहरें मिली हैं जिनका आकार किसकी तरह है, नाव की तरह है, ठीक है। हाथी दांत भी यहां से मिलते हैं जो उतने अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। हाथी के, घोड़े के अवशेष भी मिलते हैं। दूसरा कि लकड़ी का अन्नागार मिला है। अभी तक हम जिन अन्नागारों की बात करते आए हैं वो अन्नागार कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वेल डेवलप्ड जिप्सम और इनके लेप के बने हुए होते थे, लेकिन इस क्षेत्र से एक लकड़ी का अन्नागार हमें प्राप्त होता है। दूसरा, पश्चिम एशिया से इसका व्यापार था, चाहो तो उसको भी लिख सकते हो कि भाई इस बंदरगाह से पश्चिम एशिया से हम व्यापार करते थे या बिजनेस करते थे, हमारा ट्रेड पश्चिम एशिया से होता है। एक छोटा दिशा सूचक यंत्र भी मिला है। गूगल मैप्स हम लोग यूज करते हैं, वहां पर एक जो दिशा सूचक यंत्र कहें, है ना, दिशा सूचक यंत्र, जहां से आपको दिशा का ज्ञान पता चलता है कि दिशा किस तरफ है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, है ना। देखा होगा आप में से बहुत सारे लोगों ने उस यंत्र को, उस यंत्र का ज्ञान भी जो है लोथल से प्राप्त होता है कि लोथल में जो है ये चीज हमें मिलती है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको जरूर दिमाग में बिठाना, दिख नहीं रहा होगा तो मैं बोल रहा हूं, आटा पीसने के दो पार्ट मिले हैं। लोथल से आटा पीसने के दो पार्ट मिले हैं। ये पूरी सिंधु घाटी की सभ्यता में एकमात्र एग्जाम्पल मिलता है। मतलब कि आटा पीसने के जो दो पार्ट हैं वो केवल और केवल आपको लोथल से दिखाई पड़े हैं, ठीक है। इसके अलावा ये आटा पीसने के पार्ट और कहीं नहीं मिलते हैं, ठीक है, एकमात्र एग्जाम्पल। दूसरा, बटन के आकार की मुद्रा मिली है, बटन जैसी एक मुद्रा भी मिली है। तो यह प्रश्न पीएससी प्री में पूछा गया है या किसी अन्य एग्जाम में एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है कि बटन के आकार की मुद्रा हमें किस स्थल से प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हमारा लोथल स्थल जो है वो कंप्लीट होता है। और लोथल की आप बात ध्यान में रखें कि भोगवा नदी, अहमदाबाद जिला, इसकी खोज और इससे संबंधित प्रमुख बिंदु। 10वां यहां पर चाहो तो बंदरगाह डाल दो। लगभग मैंने आपको एक एक उस पर 10 से 15 पॉइंट्स बता दिए हैं। इनमें से आप चीजों को लिख सकते हो अच्छे से, और 100% में ये बात कह सकता हूं विश्वास से कि लोथल या इस टाइप के जो भी प्रश्न है एमपीपीएससी 3 नंबर में ही पूछेगा। अधिकतम 5 नंबर तक वो जा सकता है। आप जरूर स्टडी करें पिछले पेपर्स की, ठीक है। रफ करूं, नेक्स्ट की ओर बढ़े। आटा पीसने का पार्ट, ये 7th पॉइंट था। ये पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में एकमात्र एग्जाम्पल मिलता है। यहां से मिलता है कि एक आटा पीसने का जो पार्ट होता था, या आपने देखा होगा पुराने घरों में, जहां बहुत पुराने घर होते थे, या हमारे दादा दादी के जमाने में भी ये चीजें देखने को मिलती थी। आटा पीसने का पार्ट होता था घरों में, या ग्रामीण जीवन में भी अगर आप देखें तो ये चीजें आज भी आपको कहीं देखने को मिलेंगी कुछ गांवों में, ठीक है। दूसरा, संजना का क्वेश्चन है बंदरगाह। बंदरगाह मतलब समुद्री बिजनेस का स्थान। जैसे बस स्टैंड होता है, एयरपोर्ट होता है, ठीक उसी तरीके से समुद्र के लिए बंदरगाह का यूज होता है, ठीक है। सरल शब्दों में आप समझिए, दिमाग में बैठा संजना आपको, जिस प्रकार बस स्टैंड का यूज होता है ट्रांसपोर्ट के लिए, एयरपोर्ट का यूज होता है हवाई ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक उसी प्रकार बंदरगाह का यूज समुद्री व्यापार या समुद्री ट्रांसपोर्ट के लिए हम करते हैं। क्लियर हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है डाउट में, यूपीएससी में ये कितने मार्क्स का आता है सर? ठीक, यूपीएससी में लगभग 12.5 नंबर का क्वेश्चन आता है, जो कि आपको 250 शब्दों में लिखना होता है।
लगभग 250 शब्दों में। मुझे ऐसा लग रहा है कि क्लास में यूपीएससी के बच्चे बहुत सारे हैं, है ना। कोई बात नहीं, 12.5 नंबर भी पर्याप्त होता। देखो एक चीज यहां पर ध्यान रखना, जब कोई भी दीर्घोत्तरीय प्रश्न हमसे पूछा जाता है, लघुत्तरीय पूछा जा रहा है तो हमने सीधा ये पॉइंट डाल दिए, लेकिन जब दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछा जा रहा है तो इन पॉइंट्स के विषय में आप 2-2, 3-3 लाइन तो लिखेंगे। जैसे कि भाई इसके उत्तर में एक बाजार क्षेत्र था और ये देखने को मिलता है, या लोथल, या ये बात मैंने कही कि आटा पीसने का एक पात्र यहां से मिलता है जो समस्त सिंधु घाटी सभ्यता में एकमात्र एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है। यह एक बंदरगाह था जहां से हम पश्चिम एशिया से व्यापार करते थे। यहां पर बटन के आकार की मुद्रा देखने को मिलती है जो कि एक यहां की प्रमुख विशेषता है। तो इस प्रकार से आपकी वर्ड लिमिट भी बढ़ती है और आंसर इफेक्टिव भी बनता है, उसमें आप कंटेंट भी डाल रहे हो। तो मेरे ख्याल से 11 नंबर हो, 12.5 नंबर हो और 5 नंबर हो या 3 नंबर हो, सभी टाइप के प्रश्न आप इनमें बना सकते हो। दूसरा, जिन टॉपिक्स पे या जिन कहूं शब्दों पे कंटेंट कम अवेलेबल है, जब कम ही अवेलेबल है तो आप जैसे मान लो कि मोहनजोदड़ो के विषय में आप पीएचडी कर सकते हो, लेकिन कोई एक छोटा प्लेस है, जैसे हम इंदौर शहर के बारे में बहुत अधिक बातें बता सकते हैं, लेकिन एक किसी छोटे गांव के बारे में उतनी अधिक बातें बता सकते हैं क्या? तो नहीं बता सकते। तो जिसका जितना महत्व है उतनी ही नंबर की बातें वहां से होंगी। फॉर एग्जाम्पल कि इतिहास में, इतिहास पढ़ रहे हैं तो इतिहास के एग्जाम्पल ले लेते हैं कि इतिहास में हम बाबर को पढ़ते हैं, अकबर को पढ़ते हैं, हुमायूं को पढ़ते हैं, शेरशाह सूरी को पढ़ते हैं, जहांगीर शाहजहां यहां तक पढ़ते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हुमायूं को क्यों नहीं पढ़ा जाता, या ज्यादा डिटेल में उसको क्यों नहीं पढ़ा जाता? या हम देखें, एक छोटी सी बात करता हूं कि उत्तर मुगल काल जब आप पढ़ते हैं कि मुगलों के डिक्लाइन होने के बाद, औरंगजेब अंतिम प्रतापी राजा था और उसके डिक्लाइन होने के बाद लगभग 150 से 200 वर्ष लग जाते हैं पूरी तरीके से मुगल एम्पायर को खत्म होने में। अंतिम जो शासक था 1857 की क्रांति, जो बहादुर शाह जफर द्वितीय, वो लड़ता है और वहां से उसके पहले औरंगजेब। तो उत्तर मुगल काल में शाह आलम, फर्रुखशियर और बहुत सारे राजा आते हैं, लेकिन क्या इनको उतनी विशेषता से हम पढ़ते हैं जितनी विशेषता से हम अकबर, बाबर, शाहजहां, जहांगीर या औरंगजेब को हम महत्व देते हैं? नहीं, क्योंकि इतिहास में इनका उतना अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, या इन पर उतनी अधिक जानकारी इतिहास में अवेलेबल नहीं है, या हमारे विषय से उसका कोई ताल्लुक नहीं है अधिक, इसीलिए उसको पढ़ने का और उसको चीजों को ज्यादा नंबर में पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता। हर एक चीज में आप जाओगे, जैसे बाजार क्षेत्र हो तो हम इसके बाजार की ही चर्चा कर सकते हैं कि भाई बाजार क्षेत्र की तो बात हो रही है, तो बाजार कैसा था, इसकी प्रणाली कैसी थी, इसमें ट्रेड कैसा होता था। तो इन विषयों पर भी अंदर बहुत सारी गहराई में जाया जा सकता है, लेकिन मुख्यतः हमारे पास बात यह होनी चाहिए कि हमारे पास कंटेंट कम भी ना हो और इतना अधिक ना हो कि हम उसमें उलझे रह जाएं, क्योंकि आपके पास पढ़ने के लिए बहुत सारे विषय हैं अगर आप सीरियसली स्टडी कर रहे हैं तो। ठीक है, शोध पर ध्यान ना देकर प्रश्न के उत्तर पर ध्यान दीजिए कि हमें इतने नंबर में ये उत्तर कैसे बनाना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? ठीक है उमंग, ज्यादा जो एमपीपीएससी वाले हैं उनको तो बिल्कुल इतना अधिक डिटेल में चीजों को जानने की वो भी नहीं है, क्योंकि बहुत शॉर्ट एंड स्वीट आंसर चाहता है एमपीपीएससी आपसे। हाँ, कुछ 2-4 प्रश्न वो जरूर ऐसे डाल देता है कि जिनके आंसर बहुत रेयर लोगों को पता होते हैं, ये अक्सर एग्जाम में होता है। तो अपनी ऊर्जा का क्षय आप उन 2-4 प्रश्नों की अपेक्षा उस 96 क्वेश्चन पर करें जो आपको सिलेक्शन दिलाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ा देते हैं। ठीक है, इसको रफ करता हूं, समय हो चला है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो कालीबंगन, और कालीबंगन के बाद के कुछ टॉपिक रहेंगे। अब उमंग को क्लियर है, मेघा जी, संजना, करुणा, ठीक है सभी को।
दूसरा, आप मुझे एक चीज ये बताइए कि हम थोड़ा फास्ट तो नहीं चल रहे हैं? अगर कोई भी दिक्कत हो रही है टॉपिक में या कोई इश्यूज हो तो बिल्कुल कमेंट में मुझे बताइए कि सर अगर थोड़ा फास्ट चल रहे हैं तो स्लो चलें, या ज्यादा स्लो चल रहे हैं तो हम उसको स्पीड अप करने की कोशिश करेंगे कि हम आपके लिए स्पीड अप करें। लेकिन मेन कंसर्न ये है कि आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। बुकलेट तो आपके पास भी है, डेटा आपके पास भी है, कंटेंट आपके पास भी है, लेकिन मुख्य उद्देश्य जो है वो आपके दिमाग में चीजें बैठनी चाहिए। इसीलिए फास्ट चल रहे हैं या स्लो ये जरूर बता देना। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, जरूर आप मुझसे कहें, हम उसको सॉल्व करेंगे। ध्यान देना, ये हिंदुस्तान का मैप है, इस तरफ बनाने की आवश्यकता नहीं है पूरा, ठीक है। जिसको भी बढ़ाना है तो वो यहां से बढ़ा ले चीजों को। ध्यान दो कि महाराष्ट्र से मैंने आपको बताया था कि सभ्यता का दक्षिणतम स्थल मिलता है, वो है दैमाबाद। अब पहले इसको ध्यान दे लो कि ये जो एमपी लिखा है इसमें कंफ्यूजन मत होना, या बीच में हमारा मध्य प्रदेश पड़ता है भारतवर्ष के। मध्य प्रदेश के दक्षिण में महाराष्ट्र है। मध्य प्रदेश से सिंधु घाटी सभ्यता का कोई भी स्थल नहीं मिलता है ना, इसलिए मध्य प्रदेश को दिमाग से निकाल देना। महाराष्ट्र, राजस्थान से कालीबंगन स्थल मिला है, हरियाणा हिसार से बनवाली मिला है, पंजाब से अभी आपने पढ़ा रोपड़ और दूसरे जिले और दूसरे स्थल इसके मिले हैं। मांडा, जम्मू कश्मीर, इस सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल, सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, और गुजरात के पास यहां पर सुक्ता गेंडोर जो कि बलूचिस्तान तक जाता है ना, समुद्री क्षेत्र में है मुख्यतः सुक्ता गेंडोर जो पश्चिमी क्षेत्र में आता है, इस सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल। अब पढ़िए कितने राज्य हुए, कमेंट करके बताओ, पढ़ के खुद, मैं नहीं बताऊंगा कितने राज्य हुए। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात। इसके अलावा अगर किसी राज्य से स्थल मिले हो तो आप मुझे जरूर बताएं, यह आपको हमेशा दिमाग में बैठ जाएगा, मैप के थ्रू चीजों को याद रखेंगे तो, ठीक है। गिनती कर लो, इस डिजिट को पाओगे, ठीक है। एमपी नहीं है ना, यहां पर हिमाचल प्रदेश आता है, आपका उत्तराखंड आता है यहां पर, लेकिन यूपी बनाया है एमपी के मैप में। मैप समझ आ रहा है सभी को? ठीक है, वेरी गुड। तो 7 जो है यहां पर 7 प्रदेशों में भारत के, आप लोगों ने सभी ने गलत आंसर दिया था। मेरे ख्याल से आप ये टॉपिक पढ़ चुके होंगे पहले भी अपने बुकलेट्स में, लेकिन ध्यान देना 7 प्रदेशों में, 7 राज्यों में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मिलते हैं। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, सब मैंने आपको बता दिया, इसको दिमाग में बिठा के रखना। शेष जो बातें हैं, आगे के स्थल हैं, उनको हम कल देखेंगे। कालीबंगन हो, चाहे रोपण हो, या आगे के जो चीजें हैं उनको कल कंप्लीट करेंगे, ठीक है। दूसरा, मैंने आपसे एक सजेशन पूछा था कि फास्ट चल रहे हैं स्लो, ये जरूर मुझे कमेंट करके बता दें। आज की क्लास में इतना ही, कल मिलेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों। ऐसी और वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए एमपी परीक्षा चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी डाउनलोड करें परीक्षा ऐप।